So let me begin with this second part of this chapter. 11th physics का chapter है. The name of the chapter is mechanical properties of solids. Previous lecture में हमने क्या किया था वो मैंने अभी आपको brief किया है. So in the previous lecture we have talked about the various types of stresses. What is meant by the stress? What is meant by the strain? And we considered three objects: metal rod, a sponge ball, and a block. जिसमें मेटल रॉड के लिए वी सॉ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस. वॉल्यूम स्ट्रेस देखा था, वो स्माइली का जो बॉल होता है स्पंज बॉल, उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस और स्ट्रेन देखते हैं. और ब्लॉक जो होता है उसको अगर ऐसे टिल्ट किया तो वहां पर अपने को मिलता है शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन. चलिए अब हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे. टेक दिस फर्दर नाउ, टेक दिस फर्दर. ठीक है. अब यहाँ पे देयर वाज अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक. क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? रॉबर्ट हुक. The name of the scientist is Robert Hooke. He performed a series of experiments on this. It was in the 17th century that he performed the series of experiments on this. और फिर उसने एक law दिया था. That law is called as Hooke's law. उसे कहते हैं Hooke's law. ठीक है. Now before I explain you this law, I will tell you something about what is called as elastic limit. मैं आपको इलास्टिक लिमिट के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ. ठीक है भाई. इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तो समझिए कि एक रबर बैंड में लेता हूँ. ओके. इफ आई कंसिडर अ रबर बैंड. एक मिनट, मुझे आप थोड़ा सा. ओके. नाउ लेट्स से ये एक रबर बैंड है जो आप देख रहे हैं. कैन यू सी दैट रबर बैंड? इसको जब मैं ऐसा खींचता हूँ, खींच गया है. खींच गया है ना. और अगर दिस इज द डिफॉर्मिंग फोर्स, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. जो भी कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स है इसके अंदर, मतलब मेरा हाथ उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन इस रबर के जो मॉलिक्यूल्स है दे आर ट्राइंग टू रिस्टोर इट, एंड देयर इज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो कि वहां पर एक्ट करेगा, एंड इट विल रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. ठीक है. अब अगर मुझे आप बताइए कि मैं इसको खींचता जाऊंगा, खींचता जाऊंगा, खींचता जाऊंगा, खींचता, और ऐसे ही खींच के रख दूंगा उसको रात भर. इसको समझो मैं किसी ब्लॉक पर ऐसे लगा के रख दिया इसको. सुबह उठने के बाद क्या वो ऐसा ही दिखेगा या नहीं? 10 आवर्स, 15 आवर्स, 24 आवर्स, इसको मैंने ऐसा खींच कर रख दिया, तो विल इट लूज इट इलास्टिक प्रॉपर्टी? से यस और नो. टेल मी. विल इट नॉट लूज इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी? यस, इट विल लूज द इलास्टिक प्रॉपर्टी, और ये ऐसा खींचा का खींचा रह जाएगा. अब देखिए, गौर से देखिए, दोनों ये दो रबर बैंड थे. दीज वर द टू रबर बैंड्स. एक को मैंने कुछ ज्यादा खींच लिया. ठीक है. इसको मैंने ज्यादा खींच लिया तो ये थोड़ा सा बड़ा हो दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है बड़ा हुआ. अगर इस रबर बैंड को मैं ऐसे 10, 12, 20 या 2 दिन के लिए ऐसे ही रख के दूं, तो इट विल अंडरगो द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसके अंदर. दैट मीन्स इट हैज क्रॉस्ड इट्स इलास्टिक लिमिट. इसी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, कि उसका इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो चुका है. ठीक है. तो रॉबर्ट हुक ने बताया कि विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब लिमिट के अंदर अगर आप काम करोगे, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, ये बताया रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने क्या बताया? विद इन इलास्टिक लिमिट, he said the stress is directly proportional to strain. Within elastic limit, the stress is directly proportional to strain. तो इसका मतलब क्या है? वेल, इसका मतलब है stress is equal to some constant into strain. Some constant, मतलब stress upon strain
upon strain is a constant. Stress upon strain is a constant. Is that clear? और ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, this constant is called as modulus of elasticity. This constant is called as modulus of elasticity. क्या समझे? This constant is called as modulus of elasticity. And modulus of elasticity जो होता है, it is the property of the material. It is the property of material. So for the given material, this modulus of elasticity is constant. Property of material जब वो होता है, तो it is independent of size, shape, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. Is that clear? This is the property of material. Any doubts about this? Did you all understand this explanation? क्या आप लोगों को ये explanation समझ में आ गया? Hello, hello, hello. Yes, sir. Say yes or no. तो यही चीज अब हम बुक में जो दी है वो देखते हैं और मार्क करते हैं. सो गो टू द बुक. बुक में आप जाइए पेज नंबर, ये देखिए यहाँ पर दिया है हुक्स लॉ. दिस इज हुक्स लॉ. अब आपको यहाँ पर क्या मार्क करना है, मैं आपको बता रहा हूँ. आपको मार्क करना है हुक्स लॉ. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ का ये स्टेटमेंट है, प्लीज मार्क करिए. विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. फिर ये फॉर्मूला. This constant is called as modulus of elasticity. The modulus of elasticity of material is the ratio of stress to the corresponding strain. Okay? ये सब आपको मार्क करना था. फिर उसके बाद then after that तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है, जो ग्राफ है, वो उन्होंने दिखाया है. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. दिस ग्राफ इज विद इन इलास्टिक लिमिट. आपको मैंने विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब भी समझा दिया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद इन इलास्टिक लिमिट? आई टोल्ड यू दैट आल्सो. इज दैट क्लियर? सो आप लोग ये जो है इसको यू कैन जस्ट कॉपी दिस एंड वो हमारे नोट्स में हम लिख सकते हैं या रख सकते हैं. विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. I'll just copy this one. This is the Hooke's law. अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है जी? यहाँ पर इन्होंने दिया है, देखिए कि it is defined as the slope of the stress strain curve. Stress strain curve का slope y upon x. This constant is called as modulus of elasticity and that is also equal to slope of this curve. I can say that इसका मैं slope find out अगर कर लूँ, that will be nothing but y upon x and the slope is nothing but the modulus of elasticity. Okay? अच्छा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट. दिस मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर? ओके. हेलो, हेलो. Yes, sir. नाउ लेट अस गो बैक टू आवर यस्टरडेज 3 ऑब्जेक्ट्स. हमने 3 ऑब्जेक्ट्स वहां पे कंसिडर किए थे. कौन से ऑब्जेक्ट्स थे भाई वहां पे 3? पहला ऑब्जेक्ट था ये metal rod. This was the first object. So let me just copy this object over here. I will apply the concept of Hooke's law for metal rod. तो Hooke's law के हिसाब से what is the modulus of elasticity? It is stress upon strain.
मेटल रॉड के लिए कौन सा स्ट्रेस एंड कौन सा स्ट्रेन होता है? मेटल रॉड के लिए होता है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। मेटल रॉड के लिए होता है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। और इसकी वजह से जो भी कुछ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मेटल रॉड का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मेटल रॉड का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसे हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। दिस इज अगेन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है, समटाइम्स दिस इज आल्सो कॉल्ड एज longitudinal stress along the length. Longitudinal stress, longitudinal stress is the stress along the length, and the strain is called as longitudinal strain, longitudinal strain along the length. Longitudinal matlab along the length. Is this clear? Is this okay? Is this okay? Now suppose we consider a wire. See, for example, मैं यहाँ पर एक वायर कंसिडर कर रहा हूँ. Let's say this is a wire. I consider a simple wire like this. ये वायर ऐसे यहाँ से टंगा दिया है. This is a wire, and this wire is hanging with the help of certain weight. I repeat this. I consider this is a weight. ये weight है, समझो. So this is mg. So what is the force applied here? This is having mass m. So उसका अगर टेंसाइल स्ट्रेस की मुझे बात करनी है, what will be the tensile stress? And इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस वायर का, the wire will have cross sectional area A. So what is the tensile or longitudinal stress here? The tensile or longitudinal stress is given by F upon A, but force here is nothing but, the force in this case is nothing but mg. यहाँ का force कितना होगा? mg. And इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, इसका रेडियस अगर r है, then the cross sectional area is pi r square. So it will be mg upon pi r square. याद रखिए, ठीक है. अब ये जो वायर है, इस वायर का लेंथ समझिए, इस वायर का लेंथ जो है वो है कैपिटल L, और इस वेट की वजह से उसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाए, समझो. ऐसा मान के चलिए कि इसकी वजह से इसका लेंथ थोड़ा बढ़ गया. तो इसकी वजह से दिस वायर इज गेटिंग elongated a bit. Let's say for example, after the application of this force, ये जो वायर है लेट मी से दैट बिकॉज ऑफ दिस ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है. भाई कितना इलोंगेट हो जाता है? इसका इलोंगेशन है से फॉर एग्जांपल स्मॉल एल. कितना है? स्मॉल एल इज इट्स इलोंगेशन. इसकी वजह से थोड़ा सा इलोंगेट हो चुका है वायर. सो उसका स्ट्रेन भी होगा यहाँ पर. सो टेंसाइल स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ? स्मॉल एल. एंड व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ? कैपिटल एल. तो इस प्रकार से ये जो यंग्स मॉड्यूलस है, विच इज नोटेड बाय y, द यंग्स मॉड्यूलस y फॉर दिस मेटल रॉड, या वायर भी बोल सकते हैं, फॉर वायर ऑल्सो इट विल बिकम mg अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय l अपॉन l. तो ये ऊपर चला जाएगा, एंड द यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन बाय mgl डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर l. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है. दिस इज द यंग्स मॉड्यूलस फॉर द वायर. Any doubts about this? Is this clear to you all? क्या ये आपको समझ में आ गया? हेलो, प्लीज आंसर. तो यहाँ पर मैंने हुक्स लॉ अप्लाई किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, दैट वाज द मेटल रॉड. मेटल रॉड के लिए मैंने ये
अप्लाई कर लिया यहाँ पे, isn't it? Is this okay? और ये आप अगर टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, यही चीज यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट बुक में दी है, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। ये चीज इन्होंने यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस एक्सप्लेन किया है फॉर द वायर। यंग्स मॉड्यूलस of elasticity related to the change in the length of an object like a metal rod or metal wire, metal rod or metal wire or beam due to the applied force. Okay, hence it is also called as elasticity of length. It was given by the scientist Young, तो इसलिए उसको यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। दिस इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, मार्क कीजिएगा। देन दिस इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, मार्क कीजिएगा। एंड देन I hope you are marking it along with me. And then this is the Young's modulus, जो आपको मार्क करना है। Young's modulus, ये है उसके फॉर्मूला। Is that okay? ये सब आपको मार्क करना है, ठीक है। Young's modulus, Young's modulus indicates the resistance of an elastic solid to elongation of compression, elongation और compression। इसको आप इलोंगेट करने की कोशिश करोगे या कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो उसको जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उस सॉलिड से, वो कहता है यंग्स मॉड्यूलस। एनी डाउट्स अबाउट दिस? एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दैट ओके? उसी प्रकार ओके, उसी प्रकार अब हम जाएंगे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। Similarly, I'll go for the second object which we were talking about here. सेकेंड ऑब्जेक्ट, कौन सा दूसरा ऑब्जेक्ट था भाई? दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमने देखा यहाँ पे वो था ये स्माइली का बॉल होता है ना, वो था शायद। ओके, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हम अब हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे। we'll apply the Hooke's law for the second object. This is the Hooke's law. तो Hooke's law बोलता है the modulus of elasticity वायर या रॉड के लिए, वायर या रॉड के लिए जब होता है उसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। सो दिस इज दैट स्पॉन्जी बॉल, इसको सब तरफ से अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वहां पर अपने को चेंज इन द वॉल्यूम दिखेगा। सो इट इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। सो इफ आई टेक द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, बाय द वे आप एक बात नोटिस कर लीजिएगा कि ये जो चेंज इन द वॉल्यूम होता है, देयर इज एक्चुअली रिडक्शन इन द वॉल्यूम, देयर इज रिडक्शन इन द वॉल्यूम। तो रिडक्शन होता है मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, तो उस रिडक्शन को हम माइनस डेल्टा वी बोल सकते हैं या उसको कभी कभी माइनस डी वी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली उस वजह से वी कैन ऑल्सो पुट हियर माइनस साइन। ओके, वी कैन ऑल्सो पुट हियर द माइनस साइन। तो माइनस साइन हम निग्लेक्ट भी कर सकते हैं या कंसिडर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व, दिस इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस। हम इसे क्या कहते हैं? बल्क मॉड्यूलस। व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस? Bulk modulus is the ratio of volume, and it is denoted by K. It is the ratio of volume stress upon volume strain. It is the ratio of volume stress upon volume strain. Upon volume strain. ठीक है, let me substitute here. So अगर मैं यहाँ पर इसको substitute कर लूँ तो that will give me K is equal to dp. Now what is volume stress? Volume stress is directly change in the pressure. Whatever pressure that we are applying, that is the pressure change. तो हम इसको डेल्टा P भी बोल सकते हैं या तो फिर इसको मैं dp भी बोल सकता हूँ, dp divided by volume strain. Volume strain is this. I can neglect the negative sign there. तो negative sign neglect भी कर सकता हूँ, ये ले भी सकता हूँ। तो that is nothing but delta V upon V. Is nothing but delta V upon V, या फिर I'll simply write it as dV upon V. This can also be written as dV upon V. dV या delta V. dV या delta V का मतलब है change in the volume. Change in the volume upon original volume. So this will go up. So in this way, what will be the formula for the bulk modulus? The bulk modulus is given by K is equal to
ये v ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी v इंटू डी पी बाई डी वी, या फिर v इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। वेल ये है फॉर्मूला फॉर द बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? और यही चीज आपको बुक में भी देखने को मिलेगी। यू विल सी द सेम थिंग इन द बुक आल्सो। आप ये बुक में भी ये चीज देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द बल्क मॉडुलस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। Bulk modulus of elasticity is related to change in the volume of an object due to the applied deforming force. So this is the formula for volume strain, and there is volume stress also. Volume stress is change in the pressure, and this is the formula for the bulk modulus. Please put it in the box. उसके SI units आप find out कर सकते हो. I'll leave it to you. Is that clear? Now there is what is meant by the bulk modulus exactly? Bulk modulus होता क्या है exactly? Bulk modulus. What is bulk modulus exactly? So exactly, bulk modulus is the measure of resistance offered by gases, liquids or solids while an attempt is made to change their volume। मतलब उसके ऊपर अगर वॉल्यूम चेंज करने की हम कोशिश करें तो उसको whatever is the opposition that is offered by the solid, that is actually called as the bulk modulus। Is that clear? And reciprocal of bulk modulus is called as compressibility। I repeat, reciprocal of bulk modulus is called as compressibility। Is that okay? bulk modulus का जो reciprocal होता है उसे हम कहते हैं compressibility। I hope this is clear to you all। bulk modulus is the reciprocal of compressibility and vice versa। Is that clear? Is that clear? तो ये तो हो गया bulk modulus के बारे में। और अब हम जाएंगे तीसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। Go for the third object, and this third object was this was the third object। Third object is the block which is subjected to the tangential force। A block which is subjected to the tangential force। तो उसके लिए भी अगर हम shear stress और shear strain का रेशियो ले लें, if I'll take the ratio of shear stress and shear strain, then the resulting physical quantity is called as modulus of rigidity। modulus of rigidity, कितना rigid है वो, इसका modulus, and it is denoted by this thing। this is called as eta। eta, okay, eta, हम इसे कहते हैं eta, and that is equal to shear stress upon shear strain। shear stress upon shear strain। shear stress upon shear strain। is this clear to you all? अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो that will be nothing but F upon A divided by, this is a very small angle, theta is very small angles and measured in radians, so I can say that this is equal to theta। so shear stress is actually F upon A and shear strain is actually theta। so the formula will become F upon A theta। F upon A theta। well, these are the three objects जिसके लिए हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, what have we applied here, जिसके लिए हमने Hooke's law अप्लाई किया हुआ है। any doubts about this? is this clear to all? is this okay? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर ये है रबर बैंड, समझो कि ये है रबर बैंड, ये रबर बैंड का कुछ डायमीटर यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैन सी देयर इज डायमीटर फॉर दिस, इसका कुछ डायमीटर है, इजंट इट? जब इसका लेंथ बढ़ जाता है, जब उसका लेंथ बढ़ जाता है तो व्हाट यू ऑब्जर्व इन इट्स थिकनेस, क्या उसका डायमीटर या थिकनेस जो है वो रिड्यूस नहीं होता है? इफ आई इंक्रीज, तो आई थिंक उसका डायमीटर या लेंथ जो है वो रिड्यूस हो रहा है। कैन यू सी दैट देयर इज चेंज इन द, तो देयर इज चेंज इन दिस डायमेंशन एंड देयर इज चेंज इन दिस डायमेंशन आल्सो। एग्जांपल के तौर पर आई वांट यू ऑल टू रेफर द डायग्राम ओवर हियर।
ये वाला डायग्राम रेफर कीजिए, प्लीज रेफर दिस डायग्राम ओवर हियर। व्हेन वायर इज कॉम्प्रेस्ड, अगर इसको हम कॉम्प्रेस करेंगे, वायर बोलो या रॉड बोलो, तो उसका लेंथ कम होगा लेकिन उसका डायमीटर बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, और उल्टा भी हो सकता है, इजंट इट। ये है एक डायग्राम। यहाँ पर और एक डायग्राम अगर हम देखें, ये वाला, लुक एट दिस डायग्राम प्लीज। दिस डायग्राम, व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर है ऐसा, दिस इज द ओरिजिनल वायर, और फिर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, कैन यू सी द डैरो, दिस इज द फोर्स अप्लाइड। उसको खींचा, खींचने से उसका लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया लेकिन उसका डायमीटर कम हो गया। whatever its radius was, there is change in its radius, it is delta r, we say delta r, delta r, change in the radius, and this is delta l, change in the length. I hope this is clear. तो जब उसको खींचा जाएगा तो लेंथ बढ़ेगा लेकिन रेडियस कम होगा, जब उसको कंप्रेस किया जाएगा तो लेंथ कम होगा लेकिन रेडियस बढ़ जाएगा। डू यू सी दैट? ठीक है। नाउ ये जो उसका चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, चेंज इन लेंथ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आई विल टॉक अबाउट दिस पार्ट, इस एग्जाम्पल की बात करो कि उसको खींचा गया है, व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है। सो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या होगा जी इसका बताइए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, प्लीज टेल मी, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, this change in length upon original length, please answer. This is called as linear strain, हम इसे क्या कहते हैं, linear strain। अब उसका लेंथ बढ़ रहा है, so this delta L is positive, अपन ओरिजिनल लेंथ है उसका, मैं उसको कैपिटल L बोल देता हूँ, ठीक है। but there is change in the dimension as far as the diameter radius is concerned, so there is change in the radius upon original radius, change in the radius upon original radius, original radius, this strain is called as lateral strain, हम इसे क्या कहते हैं, lateral strain। now what is the change in the radius, यहाँ पर रेडियस उसका कम हुआ है, so ये माइनस होता है, माइनस डेल्टा r upon r, is this clear? and this ratio, change in the length upon original length, कई बार this is denoted by change in the length is small l upon capital L, और इसको रेडियस के जगह पर कई बार डायमीटर्स में भी डिनोट किया जा सकता है, डायमीटर। सो चेंज इन द डायमीटर इज d एंड ओरिजिनल डायमीटर इज कैपिटल D, ऐसा भी कई बार इसको डिनोट किया जाता है। एंड हियर वी कम अक्रॉस अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज पॉशंस रेशियो, पॉशंस, पॉइजन नहीं बोलने का इसको, पॉशंस रेशियो। दिस पॉशंस रेशियो इज डिनोटेड बाय सिग्मा, देखो ये होता है बड़ा सिग्मा, ये होता है छोटा सिग्मा, जैसे ये कैपिटल A एंड स्मॉल a, so it is sigma, capital sigma, small sigma, sigma is equal to lateral strain, lateral strain upon linear या longitudinal strain, lateral strain upon linear बोलो, या तो फिर हम इसको longitudinal strain भी बोल सकते, linear strain। is this clear to all? and therefore the sigma is equal to lateral strain is d upon capital D and linear strain is L upon capital L। well this is the formula for Poisson's ratio, और ये आपको पता होना जरूरी है, मालूम होना important है। is this clear to you all? is this okay? please answer, please answer, is this okay? now this is the Yes, sir. dimensionless, yeah this is a dimensionless, और इसके बारे में हमें बुक में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। Poisson's ratio आप लोग इसको मार्क कर सकते हो, important, you can mark these things over here,
lateral strain upon linear strain. Yeah, this is the, यहाँ पर आपको इसके लिए फॉर्मूला मिलेगा, lateral strain upon linear strain, उसका फॉर्मूला और उसका फाइनल फॉर्मूला, which is sigma is equal to. Is that clear? Please put it in the box, mark कीजिएगा इसको. Okay, so these are the few things about the any doubts so far, whatever we have seen here so far. इसमें किसी को कुछ डाउट्स है, प्लीज आंसर. क्या सबको ये समझ में आ गया जो मैंने अभी तक आज एक्सप्लेन किया गया है? आई हैव एक्सप्लेन यू हुक्स लॉ टुडे. Application of Hooke's law for the first object, that is metal rod or wire. For the second object, that is volume block, sponge ball. Third object is the block. The first modulus of elasticity, it's called as Young's modulus. The second modulus of elasticity is called as bulk modulus, and third modulus of elasticity is called as modulus of rigidity. Okay, so these are the few things about this thing. और अब हम आगे बढ़ते हैं. Let us proceed further. Hmm? Hmm. I'll go for the next part, which is called as the stress strain curve. Stress strain curve. This is the stress strain curve. इस कर्व को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. We are going to discuss the curve over here. ठीक है, very interesting curve. चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ इसको. तो here we consider एक ऑब्जेक्ट है, एक वायर है जिसे हैंग किया है, से फॉर एग्जांपल. ये जो वायर है, आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट वायर, this wire, simple. So let us consider this wire which is hanging over here. This is the wire which is hanging here. और इसका जो लो वेट है, वो वेट मैं धीरे 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 करके बढ़ाने वाला हूँ. तो अभी फिलहाल जितना वेट है उसमें और कुछ वेट में ऐड करूंगा. ठीक है, फिर और थोड़ा सा वेट उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा. देयर इज सम वेट प्रेजेंटली, इसमें और थोड़ा सा वेट ऐड करेंगे. फिर और थोड़ा सा वेट ऐड करते जाएंगे. तो दिस एक्सपेरिमेंटेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म. वी आर गोइंग टू गो ऑन एडिंग द वेट्स हियर. और इसका इस वायर के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो हम देखने वाले हैं. तो जैसे इस रबर को, इसके ऊपर जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो वैसे वैसे वो स्ट्रेच होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? दिस इज कॉल्ड एज लोडिंग. और अगर मैं उसका लोड कम करता जाऊं तो दिस इज कॉल्ड एज अनलोडिंग. सो लोडिंग करते समय जैसे जैसे, बिकॉज यू नो वी आर गोइंग टू प्लॉट द कर्व ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. तो स्ट्रेस क्या होता है जी? स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. तो वी आर इंक्रीजिंग दिस फोर्स. जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा.
एंड हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो उस वजह से वहां पे स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा। सो जब हम लोडिंग करते हैं मतलब स्ट्रेस बढ़ाते हैं, स्ट्रेस बढ़ाने की वजह से स्ट्रेन भी बढ़ेगा एंड इट विल फॉलो दिस पाथ। ये कर्व चला जाएगा ऐसे। इज दिस क्लियर टू ऑल? तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे जैसे वैसे वैसे वायर जो है वो एक्सपैंड मतलब उसका लेंथ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के और प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट लिमिट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल लिमिट। हम उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। लेकिन उस लिमिट को अगर हम क्रॉस कर जाए, उस लिमिट को अगर हम क्रॉस कर जाएंगे तो क्या हो जाता है? तो कर्व थोड़ा सा बेंड हो जाता है इस तरह से और वो पहुंचता है दूसरे लिमिट को जिसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, जिसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोडिंग करते हैं तो यहाँ से इस तरफ से हम ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे। इफ वी आई गो ऑन इंक्रीजिंग द लोड, अगर लोड में कम करता जाऊं तो दिस कर्व विल कम बैक इलास्टिक लिमिट के अंदर। अगर हमने इसको लोड किया तो ये कर्व दोबारा इस रास्ते ऐसे चला जाएगा ड्यूरिंग द अनलोडिंग और इस तरफ ऐसा जाएगा ड्यूरिंग द लोडिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? लेकिन अगर किसी तरह से इसके ऊपर हम लोड और करते गए और ये इलास्टिक लिमिट अगर हमने किसी तरह से क्रॉस कर लिया, इफ वी हैपन टू क्रॉस दिस इलास्टिक लिमिट, अगर ये इलास्टिक लिमिट जिसे हम प्यार से कई बार यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, यील्ड पॉइंट, सो इफ समहाउ वी क्रॉस दिस इलास्टिक लिमिट और वो यहाँ से थोड़ा सा आगे समझो कि चला गया, यहाँ तक समझो कि वो वहां तक चला गया, ओके। और अब अगर मैंने इस पॉइंट से अनलोडिंग करना शुरू किया, इफ आई गो फॉर अनलोडिंग इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से, सी पॉइंट से, तो वो ये वाला कर्व नहीं फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ से वो इस तरफ ऐसा नीचे चला जाएगा। अनलोडिंग अगर इफ आई क्रॉस द इलास्टिक लिमिट, तो अनलोडिंग करता जाऊंगा तो इट विल नेवर रिटर्न टू पॉइंट ए बट इट विल गो टू पॉइंट ई। मतलब दिस इज द परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दूं, उसको ऐसा ही पकड़ के रखूं, तो वो दोबारा ओरिजिनल लेंथ नहीं, वो उसका साइज थोड़ा सा बढ़ेगा। ये जो रबर है उसका जो लेंथ है वो लेंथ थोड़ा सा यहाँ से और आगे बढ़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट सेट। दिस इज द परमानेंट सेट। इज दैट क्लियर? वी कॉल दिस एज परमानेंट सेट। Okay, so this is the elastic behavior, and once it has crossed this elastic limit, we call this as plastic behavior. Are you understanding what I'm saying here? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर? Is that okay? Alright. अगर इसके आगे भी हम यहाँ पर weights बढ़ाते गए, if I go on increasing the weights further, और weights इसके अंदर मैंने डालना शुरू कर दिया, तो it will follow this path. ये path वो follow करेगा। ठीक है। यहाँ पर अगेन देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द स्ट्रेस, इट विल रीच इट्स मैक्सिमम, इट विल रीच इट्स मैक्सिमम, और यहाँ से फिर वो वायर जो है वो एकदम खींचता जाएगा एंड किसी वीक पॉइंट पर वो वायर टूट जाएगा। ओके, दिस पॉइंट इज द फ्रैक्चर पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब वायर जो है वो टूट जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द फ्रैक्चर पॉइंट। इज दिस Is this okay? This is called as ultimate tensile strength, UTS. ऐसा भी कई बार इसको कहा जाता है। Any doubts about that? Is this okay? So this was the explanation of the stress strain curve for the wire. Stress strain curve for the wire. Is this okay? Is this clear to you all? Did you understand this? Hello? Hello? क्या ये आपको समझ में आ गया? I'll go for the next part now. I'll go for the next part now. अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना वो सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके पहले प्रॉब्लम आ रहा था, इसके लिए मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, ऑनलाइन जब से शुरू हो रखा है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन एनर्जी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि व्हेन आई एम स्ट्रेचिंग दिस इलास्टिक रबर, इस इलास्टिक रबर को अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ
तो इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो रहा है, बिकॉज आई एम अप्लाइंग फोर्स हियर एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट. सो वेरेवर देयर इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देयर इज वर्क डन, and this work done is stored there in the form of energy. That potential energy is called as strain energy. So we are going to derive the expression for strain energy of the wire. The elastic potential energy gained by the wire during the elongation by stretching force is called as strain energy. So this is the last important part of this chapter जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे. Okay, now let's let's see here कि भाई यही जो वायर है जो अभी हम कंसिडर कर रहे थे, वही वायर मैं दोबारा कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई ये एक वायर है, उस वायर का एरिया है ए, फोर्स अप्लाई किया है एफ, एंड उसका लेंथ है एल. सो देयर इज चेंज इन द लेंथ. सो व्हाट इज द लॉन्जिट्यूडिनल, व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल. लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है? लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब होता है लीनियर स्ट्रेस. longitudinal stress or linear stress, it is nothing but force upon area. अब इसकी वजह से उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा. कितना बढ़ेगा? वो थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक समझो कि उसका लेंथ बढ़ गया, that is L. So there is longitudinal strain in this, longitudinal strain over there. That strain is nothing but change in the length upon original length. और इसकी वजह से वहां पर modulus of elasticity which is called as Young's modulus. There is Young's modulus, and this Young's modulus is given by y is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain, upon longitudinal strain. Okay, that is nothing but F upon A divided by L upon L, and that is nothing but FL upon AL. ठीक है, ये है यंग्स मॉड्यूलस. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये जो यंग्स मॉड्यूलस होता है, दिस यंग्स मॉड्यूलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. उस मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है और वो कांस्टेंट होता है फॉर द गिवन मटेरियल, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड शेप. उसके साइज एंड शेप पर मायने नहीं रखता, वो तो कांस्टेंट ही होता है. ओके, सो I want to find out what is the force applied here. The force applied is given by F is equal to, cross multiply करेंगे y a l upon capital L, y a l upon capital L, isn't it? Okay, so अब आप मुझे बताइए इसमें कि जब मैं इसको फोर्स अप्लाई करते जा रहा हूँ, जब इस रबर बैंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते जा रहा हूँ, तो पहले कितना फोर्स होता है? जीरो फोर्स होता है. फिर उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा इलोंगेशन हो गया, और थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा इलोंगेशन, और थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा इलोंगेशन, और थोड़ा सा फोर्स, थोड़ा सा इलोंगेशन, और थोड़ा सा फोर्स, और थोड़ा सा फोर्स. तो उस फोर्स को मैं जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे उसका इलोंगेशन बढ़ता जाएगा. वेल, इन दिस केस दिस इज द मैक्सिमम फोर्स. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है मैक्सिमम फोर्स, and corresponding to that this is the maximum elongation. This is the maximum elongation. बराबर है क्या? मैक्सिमम इलोंगेशन. तो ये ऑल ऑफ अ सडन इतना नहीं आता है, ऑल ऑफ अ सडन नहीं आता है ये, isn't it? तो ये जो फोर्स होगा, पहले ये फोर्स जीरो से शुरू होगा और फिर बढ़ते 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 जाएगा कैपिटल एफ की तरफ. सो इसका बीच का कोई जो वैल्यू होगा इसको मैं बोल दूंगा स्मॉल एफ. इसी तरह से इसका इलोंगेशन पहले जीरो होगा और फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम इलोंगेशन एल हो जाएगा. सो इट्स करस्पॉन्डिंग सम इन बिटवीन वैल्यू जो होगा इलोंगेशन का, इसको एक्स बोलूंगा, isn't it? समझे क्या? तो यही इक्वेशन में अगर इस इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए
जिसमें द फोर्स अप्लाइड इज F, स्मॉल f, एंड द करस्पॉन्डिंग elongation इज x, वो बनेगा y a x अपॉन l। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक अप्लाई करेंगे, और उसी तरह से उसका इलोंगेशन भी हो जाएगा जीरो से मैक्सिमम की तरफ। तो उसका कोई इन बिटवीन वैल्यू हम लेते हैं फोर्स का, स्मॉल f, एंड करस्पॉन्डिंग इलोंगेशन इज x। इज दिस क्लियर? तो ये है फॉर्मूला फॉर द इंटरमीडिएट फोर्स, isn't it? This is the force at any intermediate stage and this is the corresponding elongation at the intermediate stage. So जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जब इतना फोर्स होता है तो समझो कि ये है सो वायर, वो जो वायर है यहाँ पर हमने फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो है F, स्मॉल f, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग उसका इलोंगेशन हो चुका है x। अब इसको और फर्दर इंक्रीज करना है। लेट अस से फॉर द फर्दर इंक्रीज, लेट अस से जैसे ही हम इसको फर्दर इंक्रीज करेंगे तो मुझे इतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द फोर्स विच आई एम अप्लाइंग, और इस फोर्स की वजह से देयर इज सर्टन elongation, further elongation of very small amount dx. dx is the very small amount of, so for further elongation, for further elongation, further elongation dx, whatever is the small amount of work done, the work done is also very small and that is given by dw. So there is the force and there is the elongation, there is the force and there is the elongation. So it will be given by F is equal to y a x upon L into dx. So this is the small amount of work. अब हमको पता है कि भाई ये जो वायर है ये ऐसा वायर है, लेकिन बाद में जैसे 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 हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, इस वायर का कुछ इलोंगेशन हो रखा है। दिस वायर हैज अंडरगॉन सर्टेन इलोंगेशन, इसका कुछ इलोंगेशन हो चुका है यहाँ पे बिकॉज ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस की वजह से उसका इलोंगेशन हो चुका है। नाउ व्हाट इज दैट अमाउंट ऑफ इलोंगेशन? वो इलोंगेशन कितना है? इफ आई सी दिस इलोंगेशन हियर, अगर मैं इलोंगेशन यहाँ पे देख लूँ, सो दिस इज द टोटल इलोंगेशन एल वी से, लेकिन इन बिटवीन इसका कुछ इलोंगेशन होगा ना, तो यहाँ पर उसका जो इंटीग्रेट, जैसे इसका पहले थोड़ा सा इलोंगेशन होगा, फिर और थोड़ा, 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 तो इस तरह से वो टोटल इलोंगेशन होगा, इजंट इट? तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा वर्क डन ऐड होता जाएगा। सो टोटल वर्क डन अगर मुझे चाहिए तो मुझे ये छोटे छोटे वर्क डन है उसको ऐड करना पड़ेगा या इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर इलोंगेशन एल, for elongation L, it is given by capital W, which is the integration of dW, and that is integration of y a x dx upon L. अब यहाँ पर वेरिएबल है x इज इक्वल टू जीरो होगा शुरुआत में से लेकर x इज इक्वल टू कैपिटल L, क्योंकि शुरुआत में जीरो एक्सटेंशन है, बाद में एक्सटेंशन टोटल एक्सटेंशन होगा L। इसमें y a l these are the constants, so let me take out these constants. So integration of x dx going from x is equal to 0, this is called as lower limit and the upper limit. So this will become y a upon l, x raised to 1 का इंटीग्रेशन आएगा x square upon 2, and this is going from the lower limit x is equal to 0 to x is equal to l, isn't it? Isn't it? तो ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? Therefore the work done is equal to y a upon l into l square upon 2 into l square upon 2, but we very well know that this is half l into y a l upon 2, लेकिन हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी देखा, y a l upon 2 is capital F, total force applied. So this is nothing but total force. So whatever work done, the total work done is equal to force into extension, isn't it? The total work done, what I'll say here, the total work done
इज W इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स, नहीं इसको हम लोड बोलेंगे, लोड इंटू एक्सटेंशन, लोड इंटू extension. Is this clear to all? Or elongation. We can also call this as elongation. So this is the formula for total work done. Is this okay? Alright. Now this work done is stored there in the form of, this work done is stored there in the form of energy, potential energy. Okay. So we call this as elastic potential energy. Elastic potential energy, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, या फिर इसको स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन. इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके. नाउ इफ आई वांट द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, विल से वर्क डन जो है that is nothing but half into load into extension. What I'll do is I'll divide it by volume. I'll divide it, so this will become work done per unit volume. This will be called as work done per unit volume. Per unit volume मैंने वॉल्यूम से डिवाइड किया. अब अगर ये एक वायर है तो इसका लेंथ L है और एरिया A है, so the volume of this wire is given by V is equal to A into L ना, pi r square into L. समझ में आ रहा है क्या? सो वॉल्यूम के मतलब यहाँ पर मैं A into L लिखा बिकॉज V is equal to A into L है, मेरे को पता है. Now this work done per unit volume, work done per unit volume, I'm going to call this as strain energy per unit volume. I'm going to call it as strain energy per unit volume, per unit volume. And to our surprise, load into extension, this is load into extension, this is load into extension, तो ये extension मतलब small l होगा, and this is nothing but half into F upon A is actually stress and small l upon capital L is actually strain. So this is stress into strain. This is stress into strain. I hope you are getting what I'm saying there. Is this clear? So this is the expression for the stress strain energy per unit volume. This is the expression for strain energy per unit volume. So this is half into stress into strain. But as we all know that Young's modulus is equal to stress upon strain. Young's modulus क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वायर के बारे में बात कर रहे हैं. And therefore what is stress is equal to? Stress is equal to y into strain. Y into strain. So if I'll substitute for stress here, stress के लिए अगर हम substitute करेंगे तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? This will give me the formula again, strain energy per unit volume is equal to half into stress के जगह पर ये आएगा. So this will become y, that is Young's modulus, into strain square, into strain square. So this is one more formula for strain energy per unit volume. Strain energy per unit volume का ये और एक formula है. Is this clear to you all? Any doubts about that? जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रेस के लिए सब्स्टिट्यूट किया, उसी प्रकार मैं स्ट्रेन के लिए भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रेन, strain, what will be strain is equal to? Strain is equal to stress upon y, stress upon Young's modulus. So let me substitute it over here. So that will give me what? Half into strain के जगह पर अगर मैं ये substitute कर दूँ, so this will become stress into stress, that is stress square upon y, and that becomes the third formula of strain energy per unit volume. This is the third formula. I hope this is clear to all. Any doubts about that? अब ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो पेज नंबर 107 एंड 108 पर दिए हुए हैं. प्लीज हैव अ लुक एट दिस. प्लीज हैव अ लुक एट दिस. देखिए ये स्ट्रेन एनर्जी के लिए उन्होंने यहाँ पर डेरिवेशन दिया है, प्लीज मार्क इट. तो उसमें यह है पहला फॉर्मूला,
दिस विल बी द फर्स्ट फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला है YAL/L। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वो मार्क किया हुआ फॉर्मूला YAL/L, ये रहा, isn't it? ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज मार्क्ड ओवर हियर, you see? फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू YAX/X, ये रहा YAX, स्मॉल f इज इक्वल टू, ओके। फिर उसके बाद हमने ये वर्क डन इज F इंटू डी एक्स, दैट्स व्हाट वी से हियर, dW इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स। फिर उसको हमने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन करने के बाद वी गॉट दिस, तो प्लीज पुट दिस इन द बॉक्स। कौन सा फॉर्मूला? वेल, लोड इनटू एक्सटेंशन वाला फॉर्मूला, ये पुट इट इन द बॉक्स प्लीज, load into extension, and we can then apply it for हम इसको अप्लाई कर सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर पर यूनिट वॉल्यूम, सो आई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करें तो वी गेट दिस फॉर्मूला। तो ये है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज हाफ वाई स्ट्रेन स्क्वायर, strain energy per unit volume, that is half stress square upon y. Is this clear to you all? Is that okay? ठीक है, any doubts about this? क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके, यस सर। तो इसका, हाँ, इसका अभी थ्योरी पार्ट है वो हमने यहाँ पर किया है, याद रखिए। कल से मैं इसका NCERT सॉल्व करने जा रहा हूँ फ्रॉम टुमारो, तो उसके लिए आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना इम्पोर्टेंट है। तो इन द टुमारोज लेक्चर यू ऑल शुड बी रेडी विद दिस, ओके। सो आई थिंक वी स्टॉप हियर फॉर